शुरू करने से पहले बता दूं, यह एक काल्पनिक रचना है। इस पुस्तक में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। 171 जुनगो बॉर्डर सिटी, अर्काडिना। एली और उसका समूह 5 दिन पहले सीमा पर पहुंचे थे और शहर के बाहरी इलाके में शिविर बनाया था। उन्होंने अपनी योजनाएं स्पष्ट रूप से बनाई थीं और वर्तमान में अपनी पहली लड़ाई से गुजर रहे थे। वर्तमान में एली के साथ 4 शहर के सरदार थे और प्रत्येक सरदार अपने साथ 5000 आदमी लेकर आया था। हालांकि एली के पास आधिकारिक तौर पर पहले राजकुमार के रूप में 10,000 आदमी थे, लेकिन उसने इस लड़ाई के लिए केवल आधी राशि लाने का फैसला किया था। बेशक बाकी लोग वर्तमान में अर्काडिना के आसपास अपने अन्य ठिकानों पर रह रहे थे। वैसे भी कुल मिलाकर एली और उसका समूह 25,000 आदमियों के साथ जुनगो शहर आया था। इस तरह की लड़ाइयों में लोगों को समूहों में भेजना अच्छा था, इसलिए एली ने युद्ध के मैदानों में 5,000 लोगों को भेजकर शुरुआत की थी। वहां से वे 1,000 के बैचों में बैकअप भेजना जारी रखेंगे, मैदान पर मौजूद लोगों की सहायता के लिए। युद्ध कैसा चल रहा है? महाराज, लोग ठीक ठाक हैं। दिन निकलते ही हम शहर पर हमला करने के लिए अगला समूह भेजेंगे, शहर के एक सरदार ने उत्तर दिया। एली ने अपने सामने पुराने नक्शे को देखा और एक निश्चित स्थान की ओर इशारा किया। मुझे लगता है कि हमें अगले बिंदु पर पहुंचना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जो रक्षा रणनीति दिखाई है, उसे देखते हुए ये स्पष्ट है कि वे इस क्षेत्र की उपेक्षा कर रहे हैं। शहर के सरदारों ने नक्शे को देखा और सिर हिलाया। महाराज, मैं आपसे सहमत हूँ। हम यहाँ आने के बाद से ही उत्तरी द्वारों पर हमला कर रहे हैं, इसलिए उनके लिए ये सोचना सुरक्षित है कि हम उसी दृष्टिकोण से आगे बढ़ेंगे। इससे हमें एक मोड़ बनाने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, स्काउट्स और जासूसों ने जो कहा है उसके अनुसार दुश्मन के ज्यादातर शूरवीर उस उत्तरी द्वार पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, इसलिए अन्य क्षेत्रों में वर्तमान में कम शूरवीरों की सुरक्षा है। कल सुबह सबसे पहले 1500 शूरवीरों को दूसरे द्वारों की ओर भेजो। हम एक साथ सभी तरफ से हमला करेंगे, एली ने कहा। इससे निश्चित रूप से सीमावर्ती शहर में भ्रम और अव्यवस्था की एक बड़ी लहर पैदा होगी। ठीक है, चलो अब इस मीटिंग को खत्म करते हैं। आप सभी को विदा किया जाता है। सभी ने थोड़ा सा झुककर तंबू से बाहर निकल गए। एली के सोने का समय हो गया था। वह उठा और तंबू में आगे बढ़ गया। वह अपने बेडरूम के कक्षों की ओर चला गया। तंबू बड़ा और विशाल था, फिल्मों में देखे गए उन बड़े प्राचीन मिस्र के तंबुओं में से एक जैसा। जनरल के रूप में वह जरूरी नहीं कि युद्ध के मैदानों में जाए, उसे सिर्फ युद्ध की रणनीति बनानी थी, साथ ही अपने आदमियों को कमान सौंपकर युद्ध लड़ना था। उसका काम यह सुनिश्चित करना था कि सब कुछ योजना के अनुसार हो। वह किसी कंपनी के सीईओ की तरह काम करता था, जबकि शूरवीर उसके अधीन काम करते थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कंपनी पैसे कमाए। युद्ध के मैदान में उसकी मौजूदगी सिर्फ तभी जरूरी होती थी जब सेना को मदद, प्रोत्साहन या नैतिक समर्थन की सख्त जरूरत होती थी। कभी कभी उसकी मौजूदगी और उसके भाषण सैनिकों को ऊर्जावान और मजबूत महसूस कराते थे। जब से वह यहाँ आया है, वह दिन में सिर्फ 4 घंटे ही सोता था। यह एक युद्ध का मैदान था और चीजें तेजी से बदलती थीं, इसलिए सेनापति के तौर पर उसके समय और ध्यान की हमेशा जरूरत होती थी। एली के सोने के 2 घंटे बाद 2 नकाबपोश आदमी पेड़ों से नीचे कूदे और उसके तंबू के पास उतरे। अभी सुबह के 3 बज रहे थे। वे लोग चुपके से एली के तंबू के पास पहुंचे। उन्हें चुप रहना पड़ा क्योंकि एली के कुछ लोग गहरी नींद में थे, जबकि अधिकांश शूरवीर अभी भी पूरी तरह से जाग रहे थे, क्योंकि युद्ध के मैदान में अभी भी युद्ध चल रहा था। ये सब ध्यान में रखते हुए हथियारों ने जानबूझकर अपनी तलवारें पीछे छोड़ दी थीं और अपने साथ केवल खंजर लाए थे। एली को उसके तंबू में मारना उनके लिए अपना मिशन पूरा करने का एकमात्र तरीका था, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि उनका शिकार कभी युद्ध के मैदान में कदम रखेगा या नहीं। दूसरी ओर हत्यारे पिछले कुछ समय से एली पर नजर रख रहे थे। उन्होंने देखा कि यहाँ के जनरल को अपने तंबू की रखवाली करने वाले लोगों को पसंद नहीं था, इसलिए तंबू हमेशा बिना पहरे के रहता था। एली ने अपने आदमियों से कहा था कि युद्ध के मैदान में सभी शूरवीरों की जरूरत है। उसने उनसे कहा था कि उनकी रातें उसकी रखवाली में बिताना बेकार होगा, इसलिए उसके तंबू के आसपास कोई पहरेदार नहीं था। हत्यारे हवा की तरह आगे बढ़े जैसे वे एली के तंबू की ओर बढ़ रहे थे, और जब वे तंबू में घुसने ही वाले थे तो वे तुरंत स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा कि उन पर हत्या का बहुत बड़ा इरादा है। फूप फूप फूप, झाड़ियों से 2 और आदमी निकल आए थे। एली इन हथियारों के लिए कैसे तैयार नहीं हो सकता था। एली ने अपने तंबू के आसपास कोई गार्ड न रखने पर जोर क्यों दिया? इसका असली कारण ये था कि उसे लगा कि उसे उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके आसपास पहले से ही कुशल छिपे हुए गार्ड थे। यहाँ आने से पहले उसने अर्काडिना के 18 शीर्ष हत्यारों को इस समय सीमा के भीतर अपने अंगरक्षक बनने के लिए भुगतान किया था। दुश्मन हत्यारों ने उन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे हमेशा उसके यहाँ रहने के दौरान छिपे रहे थे। जब ये हत्यारे एली पर जासूसी करने के लिए पहले आए थे तो ये अंगरक्षक अपने छिपने के स्थानों से नहीं हिले थे और हमेशा प्रकृति के साथ घुल मिल गए थे।
जब तक कोई आपात स्थिति न हो उन्हें एली से बिल्कुल भी संवाद नहीं करना चाहिए था, और अगर उन्हें वास्तव में उससे बात करनी थी तो ऐसा करने के लिए उन्हें शूरवीर की वर्दी पहननी होगी। इन 18 अंगरक्षकों में से एली के 9 लगातार उस पर नजर रख रहे थे, जबकि बाकी आधे आराम कर रहे थे। हालांकि वे 9 लोग थे जो वर्तमान में एली की सुरक्षा कर रहे थे, लेकिन केवल एक ही आया था। कोई बात नहीं, उन सभी को लगा कि यह उनके गौरव का अपमान होगा अगर वे सभी एक साथ मिलकर उन 2 हत्यारों को मार देते हैं। इसलिए केवल एक अंगरक्षक ही इन हत्यारों के सामने आया। अंगरक्षक हत्यारों से बहुत बड़ा और लंबा था, इससे हत्यारों को वह एक विशालकाय व्यक्ति जैसा दिखाई देने लगा। अंगरक्षक धीरे धीरे पीछे की ओर चला और तुरंत हत्यारों को तंबू से दूर खींच लिया। बेशक हत्यारे भी बहुत धीरे धीरे उसके पीछे चले। उन्होंने भी अपना समय लिया और ऐसा व्यवहार किया जैसे कि उनके पास दुनिया का सारा समय हो। लेकिन सच तो ये था कि वे खुद भी स्थिति का आकलन कर रहे थे। उन्हें यह आभास था कि अगर वे इस राक्षस से नहीं निपटे तो वे चुपचाप और जल्दी से अपना मिशन पूरा नहीं कर पाएंगे। आमतौर पर मिशन के भीतर किसी भी मुख्य मुद्दे को केवल एक ही व्यक्ति संभाल सकता था, लेकिन जब उन्होंने इस विशाल अंगरक्षक को देखा तो उन्हें लगा कि वह उनमें से किसी से भी अधिक कुशल है। लेकिन अगर वे एक साथ काम करते तो वे उसकी जान ले सकते थे और अपने मिशन पर वापस जा सकते थे। जैसे ही वे अंगरक्षक के करीब गए उन्होंने तुरंत अपने खंजर निकाल लिए, और जब अंगरक्षक रुका तो उन्होंने धीरे धीरे उसके चारों ओर चक्कर लगाया। वे तब तक करीब आते रहे जब तक कि उनकी मुट्ठियां हमला करने की दूरी के भीतर नहीं आ गईं। फिर उन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाया। 1 बनाम 2, स्विश स्विश। दोनों हत्यारों ने अंगरक्षक पर अपने खंजर तान दिए। उनमें से एक ने उसकी गर्दन पर निशाना साधा, जबकि दूसरे ने उसकी पीठ के बाएं हिस्से पर। काटने की हरकत से हवा में सीटी बजने लगी क्योंकि खंजर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। अंगरक्षक तुरंत अपने दाहिने तरफ झुक गया और अपने गले और बाएं पीठ पर निशाना साध रहे दोनों खंजर के हमलों से तुरंत बच निकला। जैसे ही वह झुका उसने अपने सामने खड़े हत्यारे पर तेजी से एक जोरदार मुक्का मारा। पाव! हत्यारे के पेट के ऊपरी हिस्से पर चोट लगी थी। ग्रर! हत्यारे ने गुर्राहट की क्योंकि उसने अपने दर्द को रोकने की पूरी कोशिश की। कहीं ऐसा न हो कि वह कोई ऐसी आवाज करे जिससे और शूरवीर यहां आ जाएं। अंगरक्षक के पीछे खड़े हत्यारे ने अंगरक्षक की पीठ पर फिर से वार करने के लिए अपना चाकू घुमाया, लेकिन जब वह ऐसा करने के इतने करीब था तो अंगरक्षक ने तुरंत दूसरे हत्यारे का गला पकड़ लिया और उसे घुमा दिया। पचुई! यह एक झटके में हुआ। खंजर हत्यारे की पीठ में घुस गया था। सच में इस हत्यारे को लगा कि वह बहुत बदकिस्मत है। क्यों? पहले उसे वह भयंकर मुक्का मिला और अब उसकी छाती के बीच में छुरा घोंपा जा रहा था। धिक्कार है, ये वाकई दर्दनाक था। जैसे जैसे वे लड़ते रहे अंगरक्षक झुकता कूदता, लात मारता और उन्हें इधर उधर घूंसा मारता। वे लगभग 7 मिनट तक लड़ते रहे और अंत में दोनों एक दूसरे को गलती से छुरा घोंपकर मर गए। बेशक लड़ाई के बाद अंगरक्षक के चेहरे पर एक कट था और उसके पैर के पिछले हिस्से पर एक छुरा घोंपा गया था। एक बार जब लड़ाई खत्म हो गई तो एली आश्चर्यजनक रूप से बाहर आया। अच्छा किया, एली बाहर हो रहे शोर को कैसे नहीं सुन सकता था। अपने इतने सालों के प्रशिक्षण के बाद एली ने आसानी से महसूस कर लिया था कि जब हत्यारे उसके तंबू में घुसने वाले थे तो उस पर हत्या का इरादा था। साथ ही एक जनरल और एक शूरवीर के रूप में वह सोते समय अपने आसपास के वातावरण से कैसे सावधान नहीं रह सकता था। मुझे माफ करें मेरे स्वामी, जब मैं लड़ रहा था तो मैं उनसे कोई जानकारी नहीं ले पाया। कृपया मुझे जैसा उचित लगे वैसा दंड दे, अंगरक्षक ने घुटने टेकते हुए कहा। चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं पहले से ही इस मामले के अपराधियों को जानता हूँ। उनके मुखौटे उतारो और देखते हैं कि वे कौन हैं। मुखौटे उतारे जाने के बाद अंगरक्षक एक चेहरे को देखकर कुछ हद तक चौंक गया। सभी बाहर आ जाओ। अन्य 8 अंगरक्षक तुरंत प्रकट हुए। मेरे स्वामी, उन्होंने उत्तर दिया। क्या आप में से कोई इन हथियारों को पहचानता है? नहीं मेरे स्वामी, उन सभी ने उत्तर दिया। लेकिन तुम करते हो, एली ने कहा जब उसने दूसरे अंगरक्षक को देखा जो पहले लड़ चुका था। मेरे प्रभु, सच में मैंने पूरे पाइनो महाद्वीप में काम किया है। हत्यारे साम्राज्यों से बंधे नहीं होते। हमें जो पसंद है वह है स्वतंत्रता और रोमांच। मैं इन 2 को जानता हूँ, या यूं कहें कि मैंने उन्हें पहले भी देखा है। वे सभी टैरिक के साम्राज्य के हथियारों की शीर्ष 100 सूची में हैं। पहला आदमी सूची में 56वें स्थान पर है और दूसरा 48वें स्थान पर है। एली उलझन में था। टैरिक कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यह एली की पहली सीमा लड़ाई नहीं थी। वह यहाँ 15 और 17 साल की उम्र में आया था, तो वे अब उसे क्यों निशाना बनाएंगे? और उसके मरने से उन्हें क्या लाभ होने वाला था? क्या यह उसके भाइयों में से कोई था जिसने उनसे संपर्क किया था? क्या उसके भाइयों ने उसे मरते देखने के लिए अपने साम्राज्य को धोखा दिया था? या ये कोई और था जिसने इन हथियारों को उसके पास भेजा था? उसने तय किया कि वह इस मामले पर पूरी जांच शुरू करने से पहले स्लिथेरिन के आने का इंतजार करेगा। वह जानता था कि यह भूतिया राजकुमार नहीं हो सकता, क्योंकि वह खुद टैरिक के लोगों के साथ सौदा करने के लिए बहुत चालाक था। ये कौन हो सकता है? अगर उन्होंने मुझे इन निम्न श्रेणी के हथियारों को भेजना शुरू किया तो इसका मतलब ये होगा कि वे मेरे यहाँ रहने के दौरान कभी कभी शीर्ष हथियारों को भेजने की योजना बना रहे हैं। आप सभी को इस दौरान सावधान रहना चाहिए।
हाँ मेरे प्रभु, टैरिक का साम्राज्य, हम चीजें और भी दिलचस्प होती जा रही थीं। जूनगो शहर में वापस टैरिक के कई शूरवीर 3 नाइट कैप्टन के आसपास इकट्ठे हुए थे। क्या वे वापस आ गए हैं? एक कैप्टन ने अधीरता से पूछा। सभी को पता होना चाहिए कि उनके राजा ने कहा था कि एक बार एलिबान की मौत की पुष्टि हो जाने के बाद वे सभी टैरिक वापस घर जा सकते हैं। उन्हें समझ में नहीं आया कि उनके राजा को अचानक क्यों लगा कि एलिबान एक खतरा है, लेकिन चूंकि यह उनके राजा का आदेश था, इसलिए उनके कुलीन प्रजा होने के नाते वे अपने मिशन को पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। वे बस यही उम्मीद करते हैं कि भेजे गए हत्यारे कम से कम काम को जल्दी से पूरा कर सकें, ताकि उनके लोग रोजाना न मरें। उनके राजा ने उन्हें इस मिशन के लिए केवल 15,000 सैनिक दिए थे। उनका लक्ष्य कम से कम 1 महीने तक युद्ध जारी रखना था, और इस समय सीमा के भीतर एलिबान को मारने के प्रयास में कई हत्यारे आएंगे। लेकिन समस्या ये थी कि 5 दिन पहले ही बीत चुके थे और वे पहले ही 4,000 लोगों को खो चुके थे। यह एलिबान निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली रणनीतिकार था। नहीं मेरे प्रभु, हत्यारे वापस नहीं आए हैं। धिक्कार है। एक और कैप्टन अपनी सीट पर खड़ा हुआ और अपना कप फर्श की ओर उछाल दिया। पांग लैंग लैंग लैंग, उन्हें गए 3 घंटे हो गए हैं और वे अपना काम ठीक से करते हैं। क्या उन्हें नहीं पता कि अगर वे मिशन पूरा नहीं करते हैं तो हम लड़ते रहेंगे और अपने लोगों को खोते रहेंगे? धैर्य रखो जॉनी, मुझे विश्वास है कि वे इसे पूरा कर लेंगे। चलो बस थोड़ा और इंतजार करते हैं। 173। एलियाह जल्दी से उठा और अपना चेहरा अच्छी तरह से धोया। आज एक नया दिन था। वह 11 दिन पहले बेमाड आने तक एक घुमंतू मजदूर हुआ करता था। वह डेफरिस के साम्राज्य से आया था। उसके माता पिता, दादी और बहन यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि उनके छोटे से शहर पर खूनी गिरोहों ने हमला किया था। कुछ लोग मारे गए थे, जबकि जो कुछ बच गए वे या तो भाग गए या गुलामी में बेच दिए गए। हमले से कुछ दिन पहले नए स्थापित खूनी गिरोहों में से एक शहर के नेता के साथ सौदा करने के लिए शहर में आया था। उसने नेता से कहा था कि वह उनके सामने झुक जाए या युद्ध के लिए तैयार हो जाए। समस्या ये थी कि झुकने का मतलब था सेक्स, गुलाम बनाना वगैरह। बेशक नेता ने उनके सामने झुकना शुरू कर दिया, हालांकि लोग इसके खिलाफ थे। दरअसल शहर के नेता को वास्तव में परवाह नहीं थी, क्योंकि उन्होंने उसे यथासंभव पैसे देने का वादा किया था अगर वह महिलाओं और बच्चों को गिरोह में भेजना जारी रख सकता है। जिस दिन शहर के नेता ने गिरोह का शहर में स्वागत करने की आधिकारिक घोषणा की, कुछ लोग डर गए और तुरंत भागने की योजना बनाई, जबकि अन्य ने वहीं रहने और खुद को समर्पित करने का फैसला किया। ऐसे लोग भी थे जो लड़ाई करना चाहते थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से इस गिरोह के हाथों अपनी जान गंवा चुके थे। घोषणा के तुरंत बाद एलिजा के परिवार के लिए वे अपने सबसे करीबी दोस्तों के एक समूह के साथ शहर से भाग गए, और तब से वे एक जगह से दूसरी जगह लगातार भटक रहे थे। वे एक जगह से दूसरी जगह जाते, थकाऊ काम करते, और कभी कभी काम के दौरान उन्हें बुरी तरह पीटा जाता। सबसे बुरी बात यह थी कि उसकी बहन को उसके रूप के कारण यहाँ वहाँ निशाना बनाया जाता था, इसलिए जब भी वे यात्रा करते थे तो उन्हें उसे एक लड़के के रूप में छिपाना पड़ता था। उन्होंने उन शहरों में घूमने का फैसला किया था जो खुद पर बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें डर था कि कुछ रईस उन्हें पकड़ लेंगे और उन्हें गुलामों के रूप में बेच देंगे। इसलिए जब वे आखिरकार बनवी शहर पहुंचे तो उनकी किस्मत अच्छी हो गई। जब शहर के घाट पर एक जहाज आया था, एक अजीब आदमी की बात सुनने के बाद उन्होंने मौका लिया और जहाज पर चढ़ गए, जो फिर उन्हें बेमार ले आया। एलिजा 17 साल की थी, जबकि उसकी बहन 19 साल की थी। धमाका धमाका धमाका। पाउला पाउला, उठो, हमें देर हो जाएगी। माँ और पिताजी पहले ही उठ चुके हैं। उसने चिल्लाते हुए अपनी बड़ी बहन के कमरे का दरवाजा खटखटाया। जब उनका परिवार पहली बार यहाँ आया था तो उन्हें ऊपरी क्षेत्र के भीतर एक एस्टेट में ले जाया गया था, और भले ही महामहिम ने उन्हें बसाया था, लेकिन उन्होंने दासों और शरणार्थियों के लिए डिस्ट्रिक्ट एफ के भीतर घरों का दौरा करने की भी व्यवस्था की थी। उन्होंने और उनके परिवार ने कई घरों को देखने में 2 दिन बिताए थे, और 5 दिसंबर को उन्होंने आखिरकार एक घर चुना, अपने बंधक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और उसमें चले गए। उनके कुछ दोस्त अभी भी डिस्ट्रिक्ट सी ऊपरी क्षेत्र के भीतर शरणार्थी एस्टेट में रह रहे थे, लेकिन उन्होंने स्वतंत्र रहना चुना और पसंद किया। एलियाह के पिता निर्माण उद्योग में काम करते थे, उनकी माँ कपड़ा उद्योग में काम करती थी, जबकि उनकी बहन बैंक में काम करती थी। उनके लिए उन्होंने नए स्थापित अपशिष्ट और रिसाइकल प्रबंधन उद्योग में काम किया। शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता कि वह पहली बार उद्योग में कदम रखते समय कितने उत्साहित और आश्चर्यचकित थे। क्या तुम्हारी बहन अभी तक उठी है? उसके पिता ने नीचे से चिल्लाया। मैं उठ गया हूँ, मैं उठ गया हूँ, मैं उठ गया हूँ। हे भगवान, क्या समय हो गया है? तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया? तुम्हें क्या लगता है कि मैं पिछले कुछ मिनटों से यहाँ क्या कर रहा हूँ? और ध्यान रहे, आज तुम्हें जगाने का यह मेरा चौथा प्रयास है। एलिजा ने सोचा। एलिजा अपनी बहन की आवाज़ सुन सकता था, साथ ही उसके दरवाजे के पीछे से कदमों की आहट भी। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने कमरे में किसी भालू से लड़ रही हो। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और बाथरूम की ओर भागी। अब जब तुम उठ गए हो तो बाहर निकलते समय दरवाज़ा बंद करना मत भूलना।
नाश्ता पहले से ही टेबल पर है। पिताजी, माँ और वह अब निचले क्षेत्र में जाएंगे। अलविदा बहन। उसके माता पिता पहले से ही दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहे थे। उसके जाने का समय हो गया था। काम पर पहुंचने के बाद उसने तुरंत लॉकर रूम में कपड़े बदले, घड़ी में प्रवेश किया और अपनी ड्यूटी पोस्ट की ओर चल पड़ा। ड्रम। जब वह अपने स्टेशन की ओर जा रहा था तो उसे मशीनों की आवाज सुनाई दे रही थी। वह सॉर्टिंग स्टेशन पर काम करता था, जिस बारे में बात करते हुए वह पूरी रिसाइकलिंग प्रक्रिया से बहुत प्रभावित था। पूरे बेमार्ड में कचरे के डिब्बों पर अलग अलग रंग और चिन्ह थे। प्लास्टिक के रिसाइकिल करने योग्य आइटम, बोतलें, कार्डबोर्ड, कागज और अन्य रिसाइकिल करने योग्य चीजों के लिए नीला रंग था। भोजन और जैविक कचरे के लिए हरा रंग, और हर दूसरी चीज के लिए परिवार का काला रंग, जैसे गंदगी, मृत प्रकाश बल्ब और इसी तरह की अन्य चीजें। वैसे भी अलग अलग कचरा ट्रक थे जो शहर भर में घूम रहे थे और इन कचरा डिब्बों से विशिष्ट कचरा इकट्ठा कर रहे थे। तो नीले रंग के ट्रक नीले रंग के कूड़ेदानों से कचरा उठाते थे और इसी तरह, और संग्रह के बाद कचरा संयंत्र के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाता है। गैर पुनर्चक्रणीय कचरे को कुचल दिया जाता है और सचमुच पाउडर में बदल दिया जाता है, जबकि पुनर्चक्रणीय कचरे को उस स्थान पर भेजा जाता है जहां वह काम कर रहा था। वैसे भी जब पुनर्चक्रणीय कचरा संयंत्र में पहुंचता है तो उसे लोड किया जाता है और एक विशाल कन्वेयर बेल्ट पर फैलाया जाता है। बेल्ट हास्यास्पद रूप से लंबी थी। कन्वेयर बेल्ट कचरे को एक ढलान पर ले जाती थी, इमारत की दूसरी मंजिल की ओर, जो कि छंटाई स्टेशन था। बेशक इमारत के भीतर कई छंटाई स्टेशन थे, लेकिन एलिजा पहले स्टेशन पर काम कर रहा था। उसने विशाल दरवाजा खोला और जल्दी से अपने स्टेशन पर खड़ा हो गया। श्रमिकों को कन्वेयर बेल्ट के साथ अलग अलग खंडों में खड़ा होना चाहिए था। बेल्ट रेस ट्रैक की तरह घुमावदार। छंटाई कक्ष के भीतर कई मोड़ और मोड़ बनाती हुई एलिजा एक स्टैंड पर खड़ी थी, जो कोर्ट में गवाह के स्टैंड के बराबर ही था। सभी कर्मचारियों के पास कन्वेयर बेल्ट के चारों ओर अपना बॉक्स जैसा स्टैंड था। सुप्रभात भाई। सुप्रभात वैली। ओह, यह आ रहा है, तैयार हो जाओ। एलियाह ने देखा, वह रममम रिसाइकिलेबल्स मध्यम गति से उनकी ओर बढ़ रहे थे। जैसे जैसे कचरा करीब आ रहा था, एलिजा की आंखें तेजी से स्कैन कर रही थीं कि उसे क्या छोड़ना चाहिए या क्या हटाना चाहिए। उसका काम, साथ ही उसके आसपास के सभी 49 कर्मचारी, ये सुनिश्चित करना था कि केवल रिसाइकिलेबल सामग्री ही इस चरण से गुजरे। वह प्लास्टिक बैग और अन्य गैर रिसाइकिलेबल चीजों को हटाता था और उन्हें अपने स्टैंड के दाईं ओर एक बड़े छेद में फेंक देता था। ये छेद एक बड़े लॉन्ड्री शूट की तरह था जो गैर रिसाइकिलेबल्स को दूसरी मंजिल से वापस ग्राउंड लेवल पर गिराता था। एक बार जमीनी स्तर पर पहुंचने के बाद उन्हें प्लांट के अंदर गैर पुनर्चक्रणीय क्षेत्र में भेजा जाएगा। सभी कर्मचारियों के किनारों पर इस उद्देश्य के लिए ये बड़े छेद थे। एलिजा के हाथ और आंखें उस कचरे पर ध्यान दे रही थीं जो तेजी से उसके सामने से गुजर रहा था। उसने जल्दी से कई प्लास्टिक बैग उठाए और उन्हें छेद में डाल दिया। इस काम के लिए तेज हाथों की जरूरत थी, लेकिन जाहिर है कि जो वह नहीं चुन पाया उसे अंततः कन्वेयर बेल्ट के साथ कोई और संभाल लेगा। जैसे जैसे एलिजा काम करता गया, वह अपने दोस्त वैली से बातचीत करता रहा। भाई, क्या तुम 2 सप्ताह बाद भी इसी पद पर काम करोगे? वैली ने पूछा, जो कन्वेयर बेल्ट के दूसरी तरफ काम कर रहा था। चूंकि प्लांट में 70% काम कचरे को छांटने से जुड़ा था, इसलिए महामहिम ने तय किया था कि हर कोई 2 सप्ताह के बाद प्लांट के अंदर अलग अलग छांटने वाले क्षेत्रों में काम कर सकता है। इस तरह वे प्लांट के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में काम करना सीखेंगे। नहीं, ये पोस्ट नहीं। मेरे शेड्यूल के अनुसार मुझे बिल्डिंग के अंदर ग्लास सेक्शन में काम करना होगा। मैं भी। हम ग्लास को छांट नहीं रहे हैं, है ना? नहीं नहीं नहीं, ऊपर देखो। जब रिसाइकिल करने योग्य कचरा इस सेक्शन से निकलता है तो यह अगली मंजिल पर चला जाता है और अंत में एक अलग तरह की मूविंग टेबल कन्वेयर बेल्ट से होकर गुजरता है जो ग्लास को छानकर बाहर निकाल देता है। मैंने सुना है कि उस मंजिल पर कर्मचारी टूटे हुए ग्लास के टुकड़ों को इकट्ठा करेंगे और कई धातु के कंटेनरों में स्टोर करेंगे। ओह, और वहां से कीमिया उद्योग ग्लास बनाने वाले विभाग के लिए ये बोतलें या टूटे हुए टुकड़े खरीदेगा, है ना? हाँ, बस इतना ही। सिर्फ वे ही नहीं, बल्कि सभी दूसरे उद्योग भी। आप जानते हैं, मैं बेलिंग सेक्टर में काम करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। उन मशीनों को चलाना एक सपने के सच होने जैसा होगा। हे, क्या तुम कुछ भूल रहे हो? हमें अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से पहले ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। कम से कम बालिंग सेक्टर के सीनियर डैमन ने तो यही कहा। सच कहूं तो एलिजा भी उन मशीनों को चलाना चाहता था। बालिंग सेक्टर में सभी कार्डबोर्ड, प्लास्टिक वगैरह बड़ी गांठों में संकुचित कर ट्रक पर लोड किए जाते हैं। इसके बाद ट्रक उसे स्टोरेज गोदाम में भेज देता है। वहां से सीनियर डेमन और उनकी टीम अपनी लिफ्टिंग मशीनें चलाती और ट्रक से प्रत्येक गांठ उतारकर गोदाम में रख देती। और जब गांठों को बाहर भेजने की जरूरत होती तो वे फिर से ट्रकों को लोड करने के प्रभारी होते। ईमानदारी से एलिजा को यह बहुत मजेदार लगा, इसलिए वह तुरंत अपना लाइसेंस प्राप्त करना चाहता था। वैली, चलो ड्राइविंग क्लास के लिए साइन अप करते हैं। देखो मुझे लगा कि तुम कभी नहीं पूछोगे। चलिए कल काम के बाद साइन अप करते हैं। काम आगे बढ़ने के साथ ही वे बात करते रहे और एलिजा को पता भी नहीं चला कि शाम के 5 बज चुके हैं।
बंद होने का समय। जब वह और वैली डिस्ट्रिक्ट एफ की ओर वापस लौटे तो उन्होंने अपने जीवन में आए मौजूदा बदलावों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। एलिजा, मुझे और मेरे परिवार को आप सभी का अनुसरण करने के लिए राजी करने के लिए धन्यवाद। वैली ने कुछ हद तक भावुक होकर कहा, भाई, आपको मुझे धन्यवाद देने की कोई बात नहीं है। मैं भी यहाँ आकर जोखिम उठा रहा था, लेकिन भगवान का शुक्र है कि सब ठीक हो गया। हमारे पास बेहतर खाना, शानदार घर, कपड़े हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा वेतन पहले से ज्यादा है। यहाँ आना निश्चित रूप से हमारा अब तक का सबसे अच्छा निर्णय था। मुझे पता है, लेकिन मैं आपको धन्यवाद इसलिए नहीं दे रहा था, वैली ने कहा। वैली एलिजा का पुराना दोस्त था जब वे 6 साल के थे। जब वे डेफेरिस में थे तब वे पड़ोसी थे और वे बेमार्ड में भी पड़ोसी थे। जब वे भटकते रहे तो वैली की बहन के साथ 7 लोगों ने बलात्कार किया था, और वैली सिर्फ देख सकता था और रो सकता था। वह और उसकी बहन काम करने के लिए खेतों में गए थे, और रास्ते में उन्हें कुछ बदमाश मिले। उन्होंने उसे पीटा था और उसे पूरी घटना देखने के लिए मजबूर किया था। उस दिन से उसकी बहन ने सब कुछ देखना बंद कर दिया था। वह अपनी खुशमिजाज 16 साल की लड़की से एक शांत बंद लड़की में बदल गई थी, जो अकेले होने पर रोती थी। वैली और उसके परिवार को वास्तव में नहीं पता था कि उसे कैसे सांत्वना दी जाए। उसकी मां ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सौभाग्य से उसकी बहन उस कठिन परीक्षा के बाद गर्भवती नहीं हुई, वरना उसे यकीन था कि वह वास्तव में खुद को मार लेती। जब 7 पुरुष बारी बारी से उसका इलाज कर रहे थे तो पिता वास्तव में कौन हो सकता था? उन सभी पुरुषों के उसके साथ होने का विचार ही उसे पागल कर देने के लिए पर्याप्त था। वैली को नहीं पता था कि क्या यह उनके पूर्वज थे जिन्होंने उसे इस तरह के भयानक विश्वास से बचाया था, या उसका गर्भ जो बंज था। तारांकन वैली, इसे उसके ओवुलेशन चक्र के भीतर एक गैर उपजाऊ खिड़की कहा जाता है। भाई, वैली और उसका परिवार उसके बारे में बहुत चिंतित थे। उसने भगवान के लिए किसी से बात नहीं की थी, लेकिन जब वह बेमार आई तो यह एक चमत्कार जैसा था। वह उन पर मुस्कुराने लगी थी। उसकी बहन वर्तमान में टेक्सटाइल उद्योग में काम कर रही थी। चूंकि इस महाद्वीप में बलात्कार कोई अजीब बात नहीं थी, इसलिए उसने चीफ सोफिया को उसकी स्थिति के बारे में बताया। वहां से उसने सुना था कि कार्यस्थल पर हर कोई उसके साथ मजाक कर रहा था और उसे यहाँ वहां हंसा रहा था। हालांकि उसने अभी तक कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसकी स्थिति में स्पष्ट प्रगति दिख रही थी। घर पर वह उन्हें देखकर मुस्कुराती थी और यहाँ तक कि हाथ के इशारे करके ये भी दिखाती थी कि वह उनके लिए खाना बनाना चाहती है। मैं खुश हूं कि हम यहाँ आए। वह यहाँ बहुत खुश दिखती है। और तुम, क्या तुम अब भी उससे शादी करना चाहते हो? वैली ने रोने से बचने की कोशिश करते हुए पूछा। उसे एलिजा के अस्वीकार किए जाने का डर था। वह जानता था कि उसकी बहन एलिजा की कितनी परवाह करती है, इसलिए वह कैसे न डरे। कौन सा आदमी किसी छुई हुई महिला के साथ रहना चाहेगा? वह एलिजा को उनकी सगाई तोड़ने के लिए दोषी नहीं ठहराएगा, लेकिन अगर ऐसा होता तो यह उसके दिल को बहुत दुख पहुंचाता। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उसे किसी ऐसी चीज के लिए दोषी ठहराऊंगा जो उसकी गलती नहीं है? मैं उससे शादी करने के बारे में अपना विचार नहीं बदलूंगा। वैली ने एलिजा की तरफ देखा और जोश से सिर हिलाया। अच्छा, मुझे पता था कि मैं हमेशा तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। भाई, चलो अपने आशीर्वाद का सबसे अच्छा उपयोग करते हैं। चलो बेमार्ड को अपना घर बनाते हैं। 175। आज लैंडन जल्दी जल्दी बच्चे को जन्म देने के लिए अस्पताल जा रहा था। वर्तमान में प्रसव पीड़ा से पीड़ित कौन कौन मरीज हैं? महाराज, वार्ड D33 में केवल मरीज रवाना ही प्रसव पीड़ा से पीड़ित है, डॉक्टर गेरसन ने जवाब दिया जब वह लैंडन के साथ साथ दौड़ा। प्रसव वार्ड में अन्य मरीजों के बारे में क्या? महाराज, इस समय कोई नहीं है, नर्स शैनेल ने कहा, क्योंकि वह भी उनके साथ साथ दौड़ी। इससे पहले लैंडन ने सिस्टम से मिलने वाले पुरस्कारों के आधार पर अस्पताल में अलग अलग विभाग बनाए थे। सिस्टम ने उसे निम्नलिखित विषयों पर सर्जिकल ज्ञान से पुरस्कृत किया था: टाँका लगाना, घावों, जलन या संक्रमण का उपचार, दांतों की मरम्मत, कलाई का समलन और हाथ की टेंडन की मरम्मत, पैर की हड्डी का समलन, साथ ही प्रसव और अन्य विषयों पर ज्ञान। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए लैंडन ने अलग अलग विभाग बनाए जो निम्नलिखित काम करते हैं: प्रसव और प्रसव, दुर्घटनाएं और आपात स्थितियां, दंत चिकित्सा, जो अभी दंत चिकित्सा बहाली पर ध्यान देती है, केंद्रीय बांझ सेवाएं, जो सभी उपकरणों और औजारों की नसबंदी पर ध्यान केंद्रित करती है, गंभीर देखभाल विभाग, जो उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करता है जो गंभीर रूप से बीमार हैं और जिन्हें व्यापक देखभाल की आवश्यकता है, फार्मेसी, बुजुर्ग सेवा विभाग, सामान्य सर्जरी विभाग, दर्द प्रबंधन विभाग, एक्यूपंक्चर, मालिश और अन्य प्रक्रियाओं के लिए जो दर्द को कम करती हैं, चिकित्सा रिकॉर्ड विभाग, जो अस्पताल के लिए सभी रोगी जानकारी रिकॉर्ड, दिनांक और संग्रहित करता है, डिस्चार्ज लाउंज, उन रोगियों के लिए जिन्हें अपने डिस्चार्ज के दिन अपने वार्ड में रहने की आवश्यकता नहीं है, वे तब तक यहाँ प्रतीक्षा कर सकते हैं जब तक कि उनके अभिभावक उन्हें लेने नहीं आते। इस कमरे में शतरंज की बिसात, पत्रिकाएं, किताबें, पहेलियां वगैरह भी होंगी। उन्होंने इन विभागों का नाम धरती पर किसी भी अस्पताल में मौजूद सामान्य विभागों के आधार पर रखा था।
अभी के लिए अस्पताल में सिर्फ ये विभाग होंगे, लेकिन निश्चित रूप से भविष्य में जब बीमार और ज्यादा उपकरण और दवाएं बनाएगा तब और विभाग बनाए जाएंगे। साथ ही जब लैंडन को सिस्टम से ज्यादा जानकारी मिलेगी। वैसे भी इस महीने के भीतर प्रसव और शिशु देखभाल विभाग में पहले से ही 7 महिलाएं थीं जो 9 महीने की गर्भवती थीं, और अब से किसी भी समय ये स्पष्ट था कि उन्हें प्रसव पीड़ा होगी। इसलिए लैंडन ने उन्हें अस्पताल में ही रहने को कहा। लैंडन की राय में ये लोग धरती पर रहने वाले लोगों की तुलना में बहुत दृढ़ इच्छाशक्ति वाले और सक्षम थे। जब डॉक्टर ने इन महिलाओं से कहा कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा तो उन्होंने तुरंत इस विचार को अस्वीकार कर दिया और कहा कि यह बहुत परेशान करने वाला होगा। लेकिन बेशक डॉक्टर ने जोर दिया और आखिरकार उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कारण सरल था, दूरी। जैसा कि लैंडन ने कहा था, अगर कोई ट्रैफिक न हो तो किसी को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने में 16 मिनट लगेंगे, लेकिन ट्रैफिक के कारण कोई 35 मिनट की ड्राइव देख रहा था। अब इन लोगों को जिला ई मध्य क्षेत्र से जिला ए ऊपरी क्षेत्र तक चलने में 1 घंटा और 45 मिनट लगे, और चूंकि अस्पताल जिला सी के भीतर था, इसका मतलब था कि उन्हें वहां पहुंचने से पहले लगभग 55 मिनट चलना होगा। यानी अगर वे जिला ई में रहते थे न कि जिला एफ में। ये लोग इतनी लंबी दूरी पैदल चलने के इतने आदी थे कि उन्हें इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। लेकिन लैंडन 9 महीने की गर्भवती महिला को सड़क पर इतने लंबे समय तक चलने की अनुमति कैसे दे सकता था? हालांकि वे इससे ठीक थे, लेकिन लैंडन की अंतरात्मा को इससे कोई परेशानी नहीं थी। यही एक कारण था कि उन्होंने कार असेंबली उद्योग बनाने का फैसला किया था। एक बार जब ये हो जाता तो वे लोगों के लिए बसें बनाते और बस शेड्यूल बनाते। साथ ही उन्होंने तय किया था कि जनवरी से जून तक वे रेलवे पर भी ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देंगे। लोगों की खातिर परिवहन को ठीक से करना था। साथ ही जुलाई में भव्य उद्घाटन के लिए भी। लैंडन के बीमार आने से पहले केवल 3% लोगों के पास घोड़े थे। वे सभी सुबह 5 बजे उठकर 2 से 3 घंटे पैदल चलकर अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचने में सहज थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वे सभी फिट हैं। किसान होने के नाते कोई कैसे वजन बढ़ा सकता है? जहां तक गर्भवती महिलाओं की बात है तो वे इसे भूल सकती हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा था और बस इतना ही। साथ ही क्या होगा अगर अस्पताल जाते समय वे प्रसव पीड़ा के दौरान सड़क पर बच्चे को जन्म दे दें? वास्तव में स्थिति के बारे में सब कुछ खतरनाक था। वैसे इस युग में लगभग सभी किसान महिलाएं प्रसव के बारे में 1-2 बातें जानती थीं। खासतौर पर इस बीमार में मई में डॉक्टर गेरसन और उनके समूह के आने से पहले लोग अपने बच्चों को खुद ही जन्म देते थे। महिलाएं, पड़ोसी और बाकी सभी लोग इस प्रक्रिया में मदद करते थे। लेकिन चूंकि वे वास्तव में प्रशिक्षित नहीं थे, इसलिए उनके कुछ मरीज खून की कमी, गर्भनाल के ढीले होने आदि से मर जाते थे। बेशक कई बार वे अपने प्रयासों में सफल हो जाते थे। इसलिए इन सभी कारणों से लैंडन ने सुनिश्चित किया कि महिलाएं अस्पताल में भर्ती हो जाएं। कहीं ऐसा न हो कि वे घर पर बच्चे को जन्म देने की कोशिश करें और इस प्रक्रिया में अपनी जान गंवा दें। एक बार बच्चे के जन्म के बाद मां और बच्चे को 1 और महीने के लिए अस्पताल में रहना पड़ता था, ताकि अस्पताल का स्टाफ बच्चे और मां की भी जांच कर सके। वे मां को ये भी बताते थे कि उसे किस तरह के आहार पर ध्यान देने की जरूरत है, साथ ही बच्चे की देखभाल कैसे करनी है और बच्चे को क्या खाना चाहिए। लैंडन की राय में इन लोगों को चाइल्ड केयर के बारे में वास्तविक ज्ञान नहीं था। इसलिए डॉक्टरों और नर्सों की जिम्मेदारी थी कि वे बीमार में सभी नई माताओं की जांच करें और उन्हें सिखाएं। पिछले 2 महीनों से मुख्य डॉक्टर और नर्सें लैंडन द्वारा दी गई सभी पुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे, और अब लैंडन सभी 7 महिलाओं के लिए प्रसव प्रक्रिया करना चाहता था। पिछले महीने उसने 3 महिलाओं से 4 सुंदर बच्चों को जन्म दिया। बेशक महिलाओं में से एक ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, और अब वह इन 7 महिलाओं को उनकी प्रसव प्रक्रिया में सहायता करने जा रहा था। किसी कारण से उसे यह अंदेशा था कि इनमें से एक महिला क्रिसमस के दिन जन्म देगी, जो 2 दिन बाद 15 दिसंबर था। सिस्टम से लैंडन का मिशन सभी सर्जिकल प्रक्रियाओं को करना और सिखाना था। उन सर्जरी से गुजरने वाले रोगियों के लिए आवश्यक सभी 25 दवाओं का उत्पादन करना था। साथ ही लोगों को सभी शुरुआती और मध्यवर्ती ज्ञान सिखाना था जो उसने प्राप्त किया था। अभी वह इन सर्जरी को कर रहा था और सिखा रहा था ताकि अपना मिशन जल्दी से जल्दी पूरा कर सके। दवाओं के लिए उन्होंने इस महीने केवल 4 दवाएं बनाने का फैसला किया था। अगले महीने वे 4 और दवाएं बनाएंगे और इसी तरह आगे भी। उम्मीद है कि जून तक सभी 25 दवाएं बन जाएंगी। लैंडन डॉक्टर गेरसन के दफ्तर में भागा और तुरंत डिलीवरी के लिए कपड़े बदले। क्या औजारों की जांच हो चुकी है? उन्हें कीटाणुरहित किया गया है और ट्रॉलियों पर रखा गया है? लैंडन ने पूछा, जबकि उसने अपना हरा सर्जरी ओवरऑल पहना हुआ था। साफ करके जाने के लिए तैयार है आपका भाई? मेरा मतलब है डॉक्टर लैंडन, नर्स शैनेल ने कहा। अच्छा, जल्दी से थिएटर में। जैसे ही वे भागे, लैंडन ने कई अन्य सवाल पूछना जारी रखा। क्या आपने मरीज के परिवार को सूचित करने के लिए किसी को भेजा था? हाँ डॉक्टर लैंडन, हमने उन्हें उसी समय बुलाया था जब हमने आपको बुलाया था। मरीज के पति, बहनें और माँ उस समय काम पर थे, इसलिए हम मरीज के पिता को बुला लाए। हमने समय बचाने के लिए उसे अस्पताल के ट्रकों में से एक में ले जाया, डॉक्टर गेरसन ने जवाब दिया।
चूंकि अभी तक कोई फोन मौजूद नहीं था, इसलिए वे केवल परिवार के घर जाकर किसी भी सदस्य को सूचित कर सकते थे। और अगर कोई मौजूद नहीं था तो वे अपने कार्यस्थलों पर जाकर उनमें से किसी को बुला लेंगे। सभी कार्यस्थलों को सूचित किया गया था कि अगर मृत्यु, दुर्घटना या प्रसव जैसी कोई आपात स्थिति होती है तो इसमें शामिल लोग संकट से निपटने के लिए 1 या 2 दिन की छुट्टी ले सकते हैं, फिर काम पर वापस जा सकते हैं। और अगर उन्हें अधिक समय की आवश्यकता होती है तो वे बस विस्तार के लिए कह सकते हैं। किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा क्योंकि उन्हें अंतिम संस्कार करना था या अस्पताल में अपनी पत्नियों से मिलना था। इसलिए वर्तमान में केवल रोगी के पिता ही उपलब्ध थे और संकुचन बढ़ने से पहले उसे कितने समय तक प्रसव पीड़ा हुई थी। रोगी का पानी टूटने के बाद से 25 घंटे और 42 मिनट हो चुके हैं और उस समय सीमा के भीतर रोगी को 23 घंटे और 22 मिनट तक हल्के संकुचन हुए। लेकिन उस समय के बाद रोगी के संकुचन और दर्द में तेजी से वृद्धि हुई थी और अभी रोगी को पीठ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। डॉक्टर गेरसन ने कहा, वह तैयार है। वास्तव में महिलाएं आमतौर पर पानी टूटने के 16-72 घंटों के भीतर बच्चे को जन्म देती हैं। समय पूरी तरह से महिला पर निर्भर करता है। बेशक डॉक्टर बच्चे को तभी बाहर निकालेंगे जब ऐसा करने का समय होगा। वे महिला के स्राव की जांच करेंगे जो गुलाबी, भूरा, थोड़ा खूनी जैसे अलग अलग रंगों का हो सकता है, जो सभी रोगी की वर्तमान गर्भावस्था अवस्था को दर्शाते हैं। उन्होंने महिला को होने वाले दर्द और ऐंठन की भी जांच की ताकि ये देखा जा सके कि बच्चे को बाहर निकालने का समय आ गया है या नहीं। हल्के संकुचन के साथ वे हर 20 मिनट के बाद शुरू होते हैं और हल्के संकुचन के बाद रोगी के संकुचन करीब, मजबूत और लंबे होते हैं। इसलिए वे 20 मिनट से 16 मिनट तक बदल सकते हैं, 2 मिनट या 1 मिनट तक भी। हल्के संकुचन से पता चलता है कि बच्चा अभी बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब संकुचन इस स्तर तक बढ़ जाता है कि रोगी को पीठ में बहुत दर्द होने लगता है तो वह बच्चा दुनिया में आने के लिए तैयार होता है। इसीलिए हल्के संकुचन के बाद लैंडन ने डॉक्टरों से रोगी के परिवार को बुलाने को कहा। कभी कभी हल्के संकुचन के बाद दर्द 6 घंटे तक और बढ़ सकता है, इससे पहले कि महिला सर्जरी के लिए तैयार हो, और अन्य बार इसमें केवल 3 घंटे और लगते हैं। इसलिए महिलाओं के आधार पर ये समय अलग अलग होते हैं। इसीलिए हल्के संकुचन के तुरंत बाद परिवार के सदस्यों को जल्दी से जल्दी बुलाया जाता है। उनके रोगी के मामले में हल्के संकुचन के बाद उसे तैयार होने में केवल 2 घंटे और 20 मिनट लगे। धमाका, लैंडन ने थिएटर रूम को पूरी तरह से खोल दिया। कमरा साफ और अच्छी तरह से रोशनी वाला था और सभी उपकरण आसानी से उपलब्ध थे। रोगी को तुरंत अंदर ले जाओ और उसके पिता को सूट पहनाओ। थिएटर से थोड़ी दूर एक वार्ड में रवाना इस समय कराह रही थी और पागलों की तरह चिल्ला रही थी। वार्ड के सभी बिस्तरों पर गोपनीयता के लिए पर्दे लगे हुए थे। साथ ही उसके बगल में एक स्टूल और बेडरूम टेबल भी थी। लड़की कमजोर, थकी हुई लग रही थी। उसके सुनहरे बाल अस्त व्यस्त और खुरदरे थे और उसके होठों पर खून के छोटे छोटे धब्बे थे जो उस दर्द को सहने की कोशिश करते समय उसके होठों को काटने से लगे थे। आखिर किसने कहा कि प्रसव दुनिया की सबसे अच्छी चीज है? उसे लगा कि इस अनुभव के बाद वह अपने पति को फिर कभी अपने शरीर पर हाथ नहीं लगाने देगी। उसकी लाश पर उसे सच में ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पूरे शरीर पर सैकड़ों चाकुओं से वार कर रहा हो, खासकर उसकी पीठ पर। अगर उसका पति यहाँ होता तो उसे यकीन था कि वह उसे जोर से मुक्का मारेगी और अपनी बात कहेगी। कमीना, अगर अस्पताल द्वारा दिए गए श्वास व्यायाम, मालिश और औषधीय लेप के लिए नहीं तो उसे यकीन था कि वह दर्द से मर जाएगी। क्या बकवास है। बहुत दर्द हो रहा है। पापा, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? जब मैंने कहा कि मैं शादी करना चाहती हूँ तो आपने मुझे क्यों नहीं रोका? अब देखिए मैं इस समय किस मुसीबत में हूँ। मैंने जैंडर पति को इस बारे में कैसे बताया? और अगर जैंडर वाकई मुझसे प्यार करता है तो उसे मुझे ये सब क्यों सहना पड़ा? जब 19 वर्षीय लड़की ने अपनी शिकायतें बताईं तो उसके पिता, जो अपनी हंगोल जैसी बेटी की बातें सुन रहे थे, असहाय महसूस कर रहे थे। सच में वह अपनी बेटी के परिवर्तन से हैरान थे। क्या गर्भावस्था महिलाओं को बदल देती है? उनके यहाँ आने से पहले उनकी बेटी हमेशा शांत और प्यारी थी, लेकिन पिछले 1 घंटे में वह हर मिनट और अधिक आक्रामक और गुस्सैल होती जा रही थी। ईमानदारी से कहूं तो ये पहली बार था जब उसने किसी महिला को प्रसव पीड़ा में देखा था, इसलिए उसे वास्तव में नहीं पता था कि क्या करना है। आमतौर पर पड़ोसियों की पत्नियां और बेटियां सभी पुरुषों को बाहर धकेल देती थीं और महिला की प्रसव प्रक्रिया को संभालती थीं, इसलिए उसे नहीं पता था कि कमरों के अंदर क्या हुआ था। उसे सिर्फ चीखने, चिल्लाने और गालियां देने की आवाज सुनाई देती थी। और बस वहां नींबू उपनाम कद्दू जैसा, ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। पापा तुम्हें ये वादा कर सकते हैं? जब वे चर्चा कर रहे थे तो उन्हें कई कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी जो धीरे धीरे करीब आ रही थीं। टैप 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 टैप। मिस्टर जेके, मिसेज रवाना, अब समय आ गया है। बहुत जल्दी उन्होंने रवाना को व्हीलचेयर पर बिठाया, जबकि कोई और उसे उसके पिता जीक को ले गया ताकि वह सूट पहन सके। रवाना दर्द से चिल्लाती रही क्योंकि उसे थिएटर में ले जाया जा रहा था।
आहा आहा आहा। लेकिन साथ ही उसे अभी भी लगा कि डॉक्टर की आवाज़ किसी ऐसे व्यक्ति से बहुत परिचित थी जिसे वह जानती थी। ये कौन हो सकता है? मी जेके, कृपया अपनी बेटी का हाथ थाम लें और उसे सहारा दें। हाँ हाँ डॉक्टर, जेके ने उत्तर दिया। यहाँ आने पर ही उसे एहसास हुआ कि स्थिति कितनी गंभीर थी। उसे घबराहट हो रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। उसने अपनी बेटी का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे आश्वस्त किया कि सब ठीक हो जाएगा। वहां से सब कुछ गंभीर हो गया और 35 मिनट के बाद रवाना को लगा जैसे कोई उसके निजी अंग को तुरंत चीर रहा है। धक्का श्रीमती रवाना, धक्का। ओहा मी जेके डर गए। क्या उनकी पत्नी को भी यही सब सहना पड़ा? वह अपनी बेटी का लाल चेहरा और उसके हाथ और सिर से उभरी हुई सारी नसें देख सकते थे। वह ये भी देख सकता था कि उसके बच्चे का सिर बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहा था। खून, प्रक्रिया, सब कुछ उसे डरा रहा था। उसे किसी जानवर का खून या यहाँ तक कि अपने दुश्मन का खून देखने में कोई झिझक नहीं थी। लेकिन उसकी बेटी का खून एक अलग ही कहानी थी। साथ ही वह बता सकता था कि उसे अकल्पनीय दर्द हो रहा था, बस जिस तरह से उसने उसके हाथों को पकड़ रखा था। उसने जल्दी से अपने दूसरे हाथ से उसके सिर को हल्के से मालिश किया। वह सच में डरा हुआ था और उसे डर था कि वह मर जाएगी। उसने उसे थामे रखने और मजबूत बने रहने की कोशिश की, लेकिन अंत में वह बेहोश हो गया। नर्स शैनेल, मरीज के पिता का ख्याल रखना। श्रीमती रवाना, धक्का। हम लगभग पहुंच चुके हैं। एक और 11 मिनट के बाद श्री जेके अपनी बेटी को आखिरी धक्का लगाते हुए देखकर जाग गए। बच्चा बाहर आ गया था। नवा नवा नवा। खून से लथपथ बच्चा जोर से चिल्लाया जब नर्स उसे ले जा रही थी। यह एक लड़का है। बधाई श्रीमती रवाना, बधाई श्रीमती, बधाई। अंडरस्को, मेरा बच्चा, रवाना ने धीरे से कहा। वह सच में थक गई थी। जेके उठे, अपनी बेटी के पास दौड़े। पापा, रवाना ने पुकारा। पापा आ गए हैं, आपको पहले छोड़कर जाने के लिए माफी चाहता हूँ। जेके ने अपने आंसू रोकने की कोशिश करते हुए कहा। वह पहले कभी नहीं रोया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसके सूख चुके आंसू बहने वाले हैं। जब डॉक्टर और नर्स बच्चे को साफ कर रहे थे तब दोनों बातें कर रहे थे। मिसेस, क्या आप उसे चेक करने से पहले थोड़ी देर के लिए गोद में रखना चाहेंगी? हम। जब रवाना ने बच्चे को गोद में लिया तो उसे अब समझ में आ गया कि इतनी तकलीफों के बाद सबसे बड़ा तोहफा आया है। उसका बच्चा। दूसरी तरफ जेके भी भावुक था, लेकिन इसके बाद अगर उसकी बेटी दूसरा बच्चा नहीं चाहती तो उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं होगी। उसने उसे लगभग अपनी जान गंवाते हुए देखा था, इसलिए जब सब कुछ हो चुका था तो अगर वह इसके बाद भी रुक जाती तो उसे कोई दोष नहीं देता। तो लेमन, क्या तुम इतना सब होने के बाद भी दूसरा बच्चा चाहती? रवाना ने अपने पापा की तरफ देखा और मुस्कुराए। पहले मैं बिल्कुल नहीं कहती, लेकिन यहाँ अपने छोटे बच्चे को देखने के बाद मुझे लगता है कि मैं जेंडर के साथ 5 और बच्चे चाहती हूँ। वह मेरा लेमन है, जेके ने उसके माथे को चूमते हुए कहा। श्रीमती, बच्चे का नाम क्या होगा? नर्स शैनेल ने पूछा। उसे बच्चे की सारी जानकारी के लिए उसका फॉर्म भरना था। रवाना अच्छी तरह से तैयार थी। अस्पताल में भर्ती होने के पहले दिन उन्होंने उसे प्रसव पीड़ा से पहले अपने पति से ऐसी बातों पर चर्चा करने के लिए कहा था। उसने और जेंडर ने तय किया था कि अगर लड़का हुआ तो वे उसका नाम मैक्सिमस रखेंगे, और अगर लड़की हुई तो उसका नाम मैक्सिमिलिया रखेंगे। उसका नाम मैक्सिमस डेल्विन होगा, उसने अपने बच्चे को प्यार से देखते हुए कहा। जेके ने छोटे मैक्सिमस को देखा और मुस्कुराया। उसने अभी अभी एक चमत्कार देखा था। धन्यवाद पूर्वजों, मेरी बेटी और नाती को मुझसे दूर न करने के लिए। लैंडन डॉक्टर गेरसन और डॉक्टर रुफ्स के साथ बाहर निकल गया, जबकि नर्सें बच्चे और मरीज की देखभाल कर रही थीं। क्या आप सभी ने कुछ सीखा? हाँ महाराज, उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा। ये रुफ्स का प्रसव प्रक्रिया को देखने का दूसरा मौका था और गेरसन का ये तीसरा मौका था। अच्छा, क्योंकि अगली बार डॉक्टर रुफ्स सब कुछ संभाल लेंगे और उसके बाद डॉक्टर गेरसन, आप भी कार्यभार संभाल लेंगे। ये पैटर्न तब तक जारी रहेगा जब तक अस्पताल के सभी डॉक्टर ये प्रक्रियाएं नहीं करते। बेशक सब कुछ मेरी देखरेख में किया जाएगा, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप सभी इसे संभाल सकते हैं? लैंडन ने पूछा। आपके मार्गदर्शन में मुझे यकीन है कि हम कर सकते हैं महाराज, गेरसन ने कहा, जबकि रुफ्स ने सिर हिलाया। अच्छा, मैं आप सभी को 7 महीने और प्रशिक्षित करूंगा, उसके बाद ही मैं आप सभी को मरीजों पर स्वतंत्र शासन दे पाऊंगा। यही एकमात्र तरीका था जिससे वह अपना मिशन पूरा कर सकता था और अगले चरण में आगे बढ़ सकता था। 177 कुछ और दिन बीत गए थे और बेमार में पहले से ही क्रिसमस का पहला दिन था। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर लैंडन ने लोगों को दिखाने के लिए एक भव्य क्रिसमस पार्टी आयोजित की थी कि क्रिसमस कैसे मनाया जाता है। पार्टी के दौरान कुछ बच्चे मंच पर आए और क्रिसमस की भावना का प्रतीक एक नाटक प्रस्तुत किया। उन्होंने नए बेमार हाइमनल से क्रिसमस गीत भी गाए और कई अन्य नृत्य भी किए। क्रिसमस के दिन ही लोग अपने घरों में रहे और एक दूसरे को उपहार दिए। कुछ ने अपने मेहमानों और पड़ोसियों के साथ जश्न मनाया, जबकि अन्य ने अपने परिवारों के साथ ही जश्न मनाया। बेशक लैंडन अपने परिवार, मार्क, गैरी, ट्रे, जोश और उनकी गर्लफ्रेंड के साथ महल में रहे। उन्होंने पूरी रात जश्न मनाया, साथ ही उपहारों का आदान प्रदान भी किया।
और बस इसी तरह क्रिसमस बीत गया और काम पर वापस जाने का समय आ गया। इस महीने के लिए उन्होंने टाइलेनॉल, एडविल, इलेक्स और पेनिसिलिन वी पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया था। टाइलेनॉल केवल दर्द, बुखार, सिर दर्द, ऐंठन, बुखार आदि से राहत दिलाने में प्रभावी रूप से मदद कर सकता है, जबकि एडविल सूजन से राहत दिलाने के साथ साथ वह सब कुछ करने में भी अच्छा था जो टाइलेनॉल कर सकता था, जैसे दर्द, बुखार, दांत दर्द और ऐंठन से राहत। दोनों के बीच अंतर यह था कि अगर किसी को फ्लू हो जाता है और उसका गला सूज जाता है या सूजन हो जाती है तो एडविल का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अगर सूजन नहीं है तो मरीज को टाइलेनॉल से चिपके रहने की सलाह दी जाती है। इसी तरह अगर किसी के शरीर के किसी हिस्से में मोच आ गई है और वह दर्द से राहत और सूजन से निपटना चाहता है तो एडविल ही सबसे अच्छा विकल्प है, लेकिन अगर सूजन नहीं है तो टाइलेनॉल का इस्तेमाल करना सही रहेगा। किसी व्यक्ति के लिए उचित दवा का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब सूजन न हो तो एडविल लेने से वास्तव में व्यक्ति की स्थिति खराब हो सकती है, और इसके विपरीत व्यक्ति अपने बुखार का इलाज कर सकता है लेकिन इसके बजाय लंबे समय तक सूजन और सूजन बनी रहती है। अगली दवा जिस पर लैंडन ध्यान केंद्रित करना चाहते थे वह जुलाब थी। इसके अलावा अलग अलग प्रकार भी थे जो इस बात पर ध्यान केंद्रित करते थे कि रोगी की कब्ज अल्पकालिक है या दीर्घकालिक। अभी के लिए लैंडन ने अल्पकालिक पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने इलेक्स बनाने का फैसला किया। उस युग में कब्ज अभी भी एक खतरनाक मामला था जिसके कारण आंतों की समस्याएं और बीमारियां अधिक होती थीं। उचित दवाओं और चिकित्सा ज्ञान की कमी के कारण कई लोग पुरानी कब्ज से मर भी गए थे, इसलिए बेमार में कब्ज की इन समस्याओं को सुझाने के लिए इलेक्स आवश्यक था। इसके बाद लैंडन पेनिसिलिन पर नजर डालना चाहते थे। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा थी जिसके 10 से अधिक विभिन्न प्रकार थे जो उनके उपयोग के आधार पर भिन्न थे। अभी के लिए पेनिसिलिन का एकमात्र प्रकार जो बनाया जाएगा वह है पेनिसिलिन वी। पेनिसिलिन वी का उपयोग आमतौर पर नर्म ऊतक संक्रमण, हल्के संक्रमण और गंभीर त्वचा संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। ये लैरिंगाइटिस, निमोनिया, स्कारलेट ज्वर और आमवाती बुखार का भी इलाज कर सकता है। कुल मिलाकर लैंडन ने सोचा कि ये दवाएं अब बेमार के लिए एकदम सही हैं, और सबसे अच्छी बात यह थी कि ये दवाएं गर्भावस्था के दौरान ली जा सकती हैं और शिशुओं में संक्रमण के इलाज में भी मददगार हो सकती हैं। रैम से मुझे लगता है कि अब हम सब तैयार हैं, लैंडन ने कहा जब उसने अपनी हथेलियों में आखिरी कच्चे माल के नमूने का निरीक्षण किया। रैम से नए फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए नए ओवरसियर थे। वे विगिन के करीबी दोस्तों में से एक थे जो कीमिया उद्योग में पर्यवेक्षक हुआ करते थे। अपने कौशल और अनुभव के साथ लैंडन को यकीन था कि उन्होंने उसे ओवरसियर के रूप में पदोन्नत करके सही विकल्प चुना था। वैसे भी इस नए उद्योग में कीमियागर, रसायनज्ञ, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे केमिकल इंजीनियर और ऑपरेशन इंजीनियर थे। पिछले सप्ताह लैंडन ने पेनिसिलिन वी और इलेक्स बनाने पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन अगले 4 दिनों तक वह उन्हें केवल एडविल बनाना सिखाएगा, और इसके बाद के सप्ताह में वह टाइलेनॉल बनाकर उसका पालन करेगा। आज सब एडविल के बारे में था। एडविल बनाने में पहला कदम यह सुनिश्चित करना था कि सभी कच्चे माल उपलब्ध हों, उनका उपचार किया गया हो और उन्हें ठीक से मिलाया गया हो। एडविल के लिए लैंडन को 23 अलग अलग कच्चे माल मिले थे जो पौधे थे जिन्हें पाउडर के रूप में पीसा गया था। साथ ही कई अन्य रसायन जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम लॉरेल सल्फेट और इसी तरह के अन्य रसायन। बेशक ये सभी रसायन कीमिया उद्योग के भीतर रासायनिक उत्पादन विभाग से आए थे। लैंडन वर्तमान में भंडारण भवन में था जिसमें कच्चे माल और तैयार माल दोनों को संग्रहित किया जाता था। अभी लैंडन और रैमसे ने सभी मौजूद कच्चे माल के नमूनों की जांच पूरी की थी। ठीक है, आप में से 100 लोगों को इन कच्चे माल को बिल्डिंग 2 की दूसरी मंजिल पर भेजने पर ध्यान देना चाहिए। जब आप लोडिंग स्टेशन पर पहुंचें तो उन्हें कन्वेयर बेल्ट पर एडविल रॉ मटेरियल ऑफलोडिंग साइन के साथ भेजें। आप में से बाकी लोग चीफ रैम से और मेरे साथ बिल्डिंग में जाएंगे। तुरंत श्रमिकों ने कई ट्रक लोड किए और बिल्डिंग की ओर चल दिए। बिल्डिंग बहुत बड़ी और चौड़ी थी और ग्राउंड फ्लोर का 5/6 हिस्सा ट्रकों द्वारा लोडिंग और ऑफलोडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जबकि ग्राउंड फ्लोर के बाकी 1/6 हिस्से में बाथरूम, रिसेप्शन डेस्क वगैरह था। वैसे भी ग्राउंड फ्लोर के 5/6 हिस्से में 48 चौड़ी कन्वेयर बेल्ट थी जो अलग अलग दिशाओं में चलती थीं। 24 ऊपर जा रही थीं जबकि 24 नीचे आ रही थीं। बिल्डिंग खुद 5 मंजिल ऊंची थी, इसलिए इसका मतलब था कि केवल 4 मंजिलों का इस्तेमाल विनिर्माण के लिए किया जाएगा। वैसे भी प्रत्येक मंजिल पर 6 कन्वेयर बेल्ट ऊपर की ओर जा रही थीं। साथ ही 6 कन्वेयर बेल्ट अपनी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर की ओर जा रही थीं। इसका मतलब ये होगा कि प्रत्येक मंजिल पर बिल्डिंग के भीतर 6 अलग अलग दवा बनाने वाले विभाग होंगे। श्रमिक जल्दी से कच्चे माल को ग्राउंड फ्लोर पर ले गए और अपनी जगह ढूंढ ली। कोई कल्पना कर सकता है कि ग्राउंड फ्लोर को बड़े कंटेनर और ड्रम के लिए एयरपोर्ट बैगेज एरिया की तरह बनाया गया था। प्रत्येक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर एक बड़ा साइन लगा हुआ था जो दर्शाता था कि यह कहाँ जा रहा है या कहाँ से आ रहा है। जैसे ही वे गाड़ी से गुजरे उन्होंने अन्य श्रमिकों को पेनिसिलिन वी और इलेक्स के लिए कच्चे माल के ड्रम उतारते हुए देखा। साथ ही अन्य श्रमिक जो अपने ट्रकों पर तैयार उत्पादों को लोड कर रहे थे।
जैसे ही लोगों ने विशाल साइन देखा, उन्होंने तुरंत अपने ट्रक कन्वेयर बेल्ट के साथ पार्क किए और अपना काम शुरू कर दिया। VRRRMMMMM। विशाल कन्वेयर बेल्ट पहले से ही चालू थी, क्योंकि लैंडन और बाकी लोग लोडिंग पर ध्यान केंद्रित करने वालों से बहुत पहले इमारत की ओर बढ़ गए थे। उसी समय दूसरी मंजिल पर लैंडन, रैमसे और बाकी कर्मचारी तुरंत काम पर लग गए जब उन्होंने ड्रम आते हुए देखा। शुरू करने का समय आ गया है। कच्चे माल के आ जाने के बाद लैंडन और कर्मचारियों ने आज के लिए जरूरी ड्रम फर्श पर रख दिए, और जिनकी जरूरत नहीं थी उन्हें विभाग के अंदर एक छोटे से भंडारण कक्ष में भेज दिया गया। इसके बाद लैंडन ने उत्पादन के दौरान जरूरी मिश्रण अनुपात के बारे में बताना शुरू किया। एडविल उत्पादन विभाग में 8 बड़े औद्योगिक वी आकार के मिक्सर थे, और प्रत्येक मिक्सर के लिए लैंडन ने निर्दिष्ट किया था कि उन्हें इसके 6 ड्रम, उसके 2 ड्रम और इसी तरह जोड़ना चाहिए। चीफ रैमसे, कृपया मशीन के किनारे पर बड़ा हरा बटन दबाएं। मशीन का गैर स्थिर हिस्सा वी आकार का मिक्सर गोल गोल घूमने लगा, जैसे ये गुरुत्वाकर्षण परीक्षण के दौरान उन अंतरिक्ष यात्रियों की तरह घूम रहा था। क्या कोई मुझे बता सकता है कि हमने ये कदम क्यों चुना? लैंडन ने पूछा। कुछ कर्मचारियों को दूसरे दवा बनाने वाले विभागों से बुलाया गया था, इसलिए उन्हें तुरंत पता चल गया कि क्यों। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि पूरा पाउडर मिश्रण एक समान हो सके, किसी ने उत्तर दिया। सही, लेकिन अगर यह एक समान या समरूप न हो तो क्या होगा? गुणवत्ता खराब होगी, गोली प्रभावी नहीं होगी, गोली काम नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि हमने अपना कच्चा माल खरीदा और बिना किसी खर्च के इस्तेमाल किया होगा। अंडरस्कोर। लैंडन ने उनके साथ एक छोटा सा व्याख्यान देना जारी रखा जबकि वे मशीन द्वारा सामग्री को ठीक से मिलाने और मिश्रित करने का इंतजार कर रहे थे। 15 मिनट के बाद सजातीय मिश्रण को एक दूसरे बड़े टैंक में भेजा गया जो द्रवित बिस्तर के रूप में काम करता था। इस अगले चरण को ग्रेनुलेशन के रूप में जाना जाता था। टैंक के अंदर नीचे से हवा को टैंक में पंप किया गया और पाउडर के कण तुरंत हवा में लटक गए और फनल के आकार के टैंक के अंदर नाचने लगे। जब ये चल रहा था तो टैंक के मध्य भाग में छोटे छोटे छिद्रों से लगातार विलायकों को नाचते कणों पर छिड़का जा रहा था। जैसे जैसे छिड़काव और नृत्य जारी रहा, कण एक दूसरे से चिपक गए और गांठें बन गईं। वहां से गांठों को एक मिलिंग मशीन में भेजा गया। इस विशेष मशीन के भीतर गांठों को कई तंत्रों से गुजारा गया, जिसने गांठों को टैबलेट के आकार में आकार दिया। बेशक इस चरण में हालांकि टैबलेट के आकार बन गए थे, लेकिन गोली अभी भी कुछ नरम थी। इसलिए गोलियां एक बड़े टैबलेट प्रेसिंग डिवाइस की ओर बढ़ीं। यह मशीन हर 5 मिनट में 4000 गोलियों तक को ठोस बना सकती थी, और 10 मिनट के बाद उन्होंने गोलियों के 2 बैच सफलतापूर्वक बनाए थे। उन्होंने एडविल की कुल 7119 गोलियां बनाई थीं। इस चरण के बाद गोलियों को एक विशाल कोटिंग मशीन में भेजा गया, जो कोटिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए सभी कच्चे माल के आधार पर गोलियों को किसी भी रंग में लेप कर सकती थी। वास्तव में आसानी से निगलने के लिए कोटिंग बिल्कुल जरूरी थी। धरती पर वापस आकर कुछ गोलियां बाहर से स्ट्रॉबेरी की तरह स्वाद लेती हैं, लेकिन अंदर से कड़वी होती हैं। ऐसा कोटिंग की वजह से होता है ताकि बच्चे और दूसरे लोग गोलियों को आसानी से निगल सकें। सामान्य गोलियों पर भी बिना स्वाद वाली कोटिंग होती है, इसलिए गोली की असली कड़वाहट चबाने के बाद ही महसूस होती है। यह कोटिंग मशीन सुखाने की मशीन जैसी ही थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि छेदों से कोटिंग एजेंट निकल सकते थे, साथ ही सुखाने के लिए ठंडी हवा भी। मशीन छोटी छोटी हरकतें भी करती थी, जबकि सुखाने वाली मशीन बहुत तेज घूमती थी। अगर मशीन इतनी तेज चलती तो गोलियां टूट जाती या बिखर जाती। वहां से गोलियां चमकाने के लिए पॉलिशिंग मशीन से होकर गुजरती। जब गोलियां अच्छी तरह पॉलिश हो जाती तो उन्हें बाद में एक बड़ी पैकेजिंग मशीन में भेज दिया जाता। इस मशीन में एक बड़ी असेंबली लाइन थी जो 1 मिनट में 100 से ज्यादा प्लास्टिक की गोलियों की बोतलें पैक कर सकती थी। इससे पहले जब लोडर ट्रकों को लोड करने का काम कर रहे थे, लैंडन और कर्मचारियों ने पहले ही मशीन में कई खाली प्लास्टिक की गोली की बोतलें और बोतल के ढक्कन लोड कर दिए थे। मशीन में ढक्कन, गोलियां और खाली गोली की बोतलों के लिए फीडर था। चीफ रैमसे, कृपया डायल को मीडियम स्पीड पर घुमाएं और हरा बटन दबाएं, लैंडन ने कहा। चिम चिम चिम, वाह देखो, यह अपने आप ही मशीन में गोलियां भर रहा है। ये कुछ नहीं है, बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप इसे अपने आप बोतल का ढक्कन बंद करते हुए न देखें। सच में यह ऐसा कर सकता है? हाँ, ये कर सकता है। मैं पहले टाइलेनॉल विभाग में काम कर रहा था, इसलिए मैंने इसे देखा। अद्भुत। अंडरस्कोर। पूरी प्रक्रिया को देखते हुए कर्मचारियों ने चर्चा की। वहां से गोलियों की बोतलें दूसरी असेंबली लाइन की ओर जाती थीं, जहां उन्हें छोटे कार्डबोर्ड पैकेजों में रखा जाता था। बॉक्स की पैकिंग सरल थी। ये लाल रंग की थी, जिस पर लिखा था एडविल मेड इन बेमार्ड, और इसके नीचे समाप्ति तिथि। गोली की बोतल के निचले हिस्से पर समाप्ति तिथि भी लिखी थी। प्रयोग तिथि के लिए लैंडन ने पौधे के उगने के समय उसमें मिलाए गए रासायनिक परिरक्षकों और अन्य छोटे कारकों के आधार पर अनुमान लगाया। बेशक दवाएं आमतौर पर 1 से 3 साल तक चलती हैं, लेकिन लैंडन ने अनुमान लगाया था कि सभी नई दवाएं अधिकतम 8 महीने तक चलती हैं। लेकिन रेडियो सिग्नल आने के साथ लैंडन को डेटिंग मशीन बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा।
इस तरह की मशीनें अम्लता, बेसिडिटी और अन्य सभी कारकों को मापने के लिए एनालॉग सिग्नल, सेंसर और आवृत्ति का उपयोग करती हैं, जिनका उपयोग सही समाप्ति तिथि की गणना करने में किया जाएगा। वैसे भी गोलियां पैक होने के बाद उन्हें एक कन्वेयर बेल्ट पर कई बड़े भूरे रंग के बक्सों की ओर ले जाया गया और वहां से उन्हें फिर से गिनना था, सील करना था और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर भेजना था और फिर स्टोरेज रूम में भेजना था। वास्तव में इस प्रक्रिया का पालन करना मुश्किल नहीं था। मुद्दा हमेशा सही कच्चे माल का होना था और एक समान मिश्रण प्राप्त करना था और निश्चित रूप से ध्रुवीकृत बिस्तरों के भीतर वायु प्रवाह को भी नियंत्रित करना था। विभिन्न वायु प्रवाह स्तरों ने अलग अलग गांठ के आकार और परिणाम दिए। महाराज, मैं श्रमिकों को कैसे विभाजित करूं? रैमसे ने पूछा। हम इस नए विभाग में 274 लोग हैं, है न? हाँ महाराज, ठीक है, चलो इसे इस तरह करते हैं। 74 लोगों को लोडिंग और ऑफलोडिंग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और बाकी को सभी मशीनों और अन्य कार्य पदों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा। मैं इस विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए एक नया शेड्यूल बनाऊंगा। चूंकि आप ओवरसियर हैं, इसलिए आपको कर्मचारियों के साथ एक बैठक करनी चाहिए और अपनी अपेक्षाओं, कार्य शेड्यूल और मासिक लक्ष्यों के बारे में बात करनी चाहिए। मैं नए सचिव, अकाउंटेंट और ऑडिटर भी लाऊंगा जो केवल इस नए क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसलिए आपको हर समय उनके साथ संवाद करने की आवश्यकता है। वे बिल्डिंग 5 की पहली मंजिल पर स्थित होंगे, अन्य सभी व्यवसाय से संबंधित कर्मचारियों के साथ। ओह, और अगले सप्ताह हम एक और नई दवा बनाना शुरू करेंगे। तो कल सुबह मैं आपको खाद्य और कीमिया उद्योग से खरीदने के लिए आवश्यक कच्चे माल की एक सूची दूंगा। कोई समस्या नहीं महाराज। लैंडन का काम पूरा होने के बाद उसने महल की ओर जाने का फैसला किया ताकि वह सिस्टम के मिशन के बारे में और सोच सके। जितनी जल्दी वह सब कुछ खत्म कर लेता, उसे उतने ही ज्यादा मिशन मिलते। बेशक वह अब सभी दवाइयां नहीं बना सकता था, क्योंकि कुछ पौधे अभी तक विशेष रूप से उपलब्ध नहीं थे, बल्कि वे उपलब्ध थे, लेकिन उनकी मात्रा बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए बहुत कम थी। इसलिए उसने कुछ का उत्पादन वसंत और गर्मियों की शुरुआत तक टाल दिया था। ये लानत मिशन उसे सिरदर्द दे रहा था। अच्छा, कम से कम लोगों के पास सर्दी, दर्द, बुखार, सिरदर्द और यहाँ तक कि दांत दर्द के इलाज के लिए दवाइयाँ तो होंगी। यह अच्छा था। 179 कैडन सिटी, कैरोना का साम्राज्य। सांता का मूड बहुत अच्छा था। उसने अपनी मुस्कान और अपनी गति को संयमित रखा और धीरे धीरे अपनी पुरानी दोस्त रानी पेनेलोप के पास पहुंच गया। बेंजी, मुझे लगता है कि हमने उन्हें खो दिया है, इसलिए चलो यहीं रुकते हैं, पेनेलोप ने कहा जैसे ही उसने अपने घोड़े की लगाम खींची। सांता, बेंजामिन हैमिल्टन और पेनेलोप अब सालों से अच्छे दोस्त थे। जब सांता सिर्फ 10 साल का था, तब 7 साल की पेनेलोप नाइटहुड अकादमी में उसकी कक्षा में शामिल हो गई थी। वह हमेशा अलग थलग रहती थी और उसका बहुत ख्याल रखती थी। आपको पता होना चाहिए कि उसकी गोल गेंद जैसी काया के कारण बच्चे हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। वे उसे क्लास के जोकर की तरह समझते थे। उस उम्र में उसकी सहनशक्ति बहुत अच्छी नहीं थी और वह हमेशा क्लास में सबसे कमजोर तलवारबाज बनकर रह जाता था। लेकिन निश्चित रूप से पेनेलोप किसी की भी पिटाई कर देती अगर वे उसे धमकाने की कोशिश करते, और बस ऐसे ही वह अकादमी में उसकी संपत्ति बन गया। निश्चित रूप से इससे चीजें और भी खराब हो गईं, क्योंकि जब वह वहां नहीं होती तो हर कोई उसे चिढ़ाता। वे उसे एक महिला के पीछे छिपने के लिए मजाक उड़ाते और यहाँ तक कि उस पर छोटे छोटे कंकड़ भी फेंकते। उनकी नज़र में वह एक आदमी नहीं था, लेकिन क्या उसे परवाह थी? नहीं, उसके लिए वे बस ईर्ष्या कर रहे थे। वह कुछ दिन पहले ही कैरोना पहुंचा था और तुरंत ही उसे पेनेलोप का एक पत्र मिला। खैर, वह वास्तव में इसे पत्र नहीं कह सकता था, यह मौत की धमकी जैसा था। इस पर सिर्फ 10 शब्द थे, जैसे ही तुम आओ, मुझसे मिलो, नहीं तो तुम मर जाओगे। हालांकि पेनेलोप आमतौर पर अलग थलग और बेपरवाह रहती थी, लेकिन जब बात उसके बारे में होती थी तो वह यहाँ वहाँ थोड़ी बहुत भावनाएं दिखाती थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह हमेशा उसकी रक्षा करने की आदी थी, या शायद उसे ऐसा लगता था कि उसने उसे पाला है। कौन जानता है, कोई कितना भी अनासक्त क्यों न दिखे, उसके आसपास हमेशा कोई न कोई व्यक्ति जरूर होता है जो उसके चरित्र में थोड़ा बदलाव ला सकता है। पेनेलोप के लिए सांता उसकी कमजोरियों में से एक था। वह हमेशा खुश रहता था और कभी भी उसके आसपास के अन्य पुरुषों की तरह व्यवहार नहीं करता था। जबकि बाकी सभी उसे लाड़ प्यार करते थे और उसके साथ राजकुमारी की तरह व्यवहार करते थे, सांता हमेशा एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उसके साथ एक सामान्य इंसान की तरह व्यवहार करता था। जब वह छोटी थी तो उसने खुद को उससे मिलवाया, और दूसरे लड़कों के विपरीत जो उसके साथ एक कीमती अंडे की तरह व्यवहार करते थे, सांता उसके साथ बाकी सभी की तरह व्यवहार करता था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसका सोचने का तरीका आम लोगों से अलग था, और यहीं पर उसने उसे अपना पहला दोस्त बनाने का फैसला किया। अब अगर कोई कभी उसके बेंजामिन का अपहरण करने या उस पर हमला करने की कोशिश करता तो उसे यकीन था कि वह सावधानी बरतकर उस व्यक्ति को कई टुकड़ों में काट देगी। अब वे रानी पेनेलोप के आसपास मौजूद कई अंगरक्षकों से सफलतापूर्वक बच निकले थे। तुम कब आए? पेनेलोप ने भावशून्य स्वर में पूछा। 3 दिन पहले। तो तुमने मेरा संदेश देखा और तुमने मुझसे अभी मिलना ही उचित समझा? पेनेलोप ने शांत लेकिन डराने वाले स्वर में पूछा।
ऐसा क्यों लग रहा था कि यह मूर्ख उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। उसके राज्याभिषेक के दिन से ही उसने उसे बधाई देने की भी जहमत नहीं उठाई। क्या उसकी माँ का हमेशा यही मतलब होता था जब भी वह कहती थी कि उसका छोटा बच्चा बड़ा हो गया है? पेनेलोप को लगा कि वह अब सांता को नहीं समझ सकती। खैर, वह खुद को भी नहीं समझ पा रही थी। वह क्यों नाराज थी? शांत हो जाओ, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। मैं बस थोड़ा सा अपना दिमाग साफ करना चाहती थी। अपना दिमाग साफ करो मेरे पैर, उसने मन ही मन सोचा। उसे देखते हुए वह वास्तव में असहाय महसूस कर रहा था। इतने सालों तक साथ रहने के बाद वह कैसे नहीं बता सकता था कि वह कब नाराज थी। कोई कह सकता है कि वह उसकी कमजोरी भी थी। 2 साल पहले वह उसके प्रति अपनी भावनाओं को समझने लगा था और एक तरह से उसने कई बार उन्हें मारने की कोशिश की थी। लेकिन राज्याभिषेक के बाद वह तुरंत अपने दिमाग को साफ करने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। उसके रानी होने के नाते वह उससे सफलतापूर्वक शादी करने की उम्मीद कैसे कर सकता था? वह एक सम्मानित शूरवीर नहीं था, बल्कि वह एक प्रसिद्ध व्यापारी था। उसके लिए वह यात्रा करना बंद करके घर बसाना चाहता था। आखिरकार उसके अधीनस्थ लोग थे जो उसकी दुकानों की देखभाल कर सकते थे। खैर, वह अपनी यात्रा की संख्या कम करने को तैयार था। अगर वह कहे कि वह यात्रा करना पूरी तरह छोड़ देगा तो ये झूठ होगा। वह अपने पेशे से सच्चा प्यार करता था। जिस तरह एक सेनापति को कई महीनों तक युद्ध में जाना पड़ता है, उसी तरह उसे भी एक व्यापारी के रूप में यात्रा करनी पड़ती थी। लेकिन उसके लिए वह हर 4 महीने में एक बार ऐसा करता था, या 5 महीने में अगर जरूरत हो। वह पिछले 2 सालों से इन सभी चीजों के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि उसका कोई भाई राजा बनेगा। लेकिन अब जब वह शासक थी तो यह बिल्कुल नया खेल था। एक राजा को लोगों और उसके परिवार द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। क्या एक व्यापारी के साथ रहना उसके लिए अपमानजनक नहीं होगा? हाँ, वह एक कुलीन परिवार से था, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदला कि उसका पेशा अभी भी एक व्यापारी का था। जब उसने 3 दिन पहले उसका संदेश देखा तो वह उसे फिर से देखने में कुछ हिचकिचा रहा था। तुम्हें किस बारे में सोचने की जरूरत थी? पेनेलोप ने पूछा। हालांकि वह शांत लग रही थी, लेकिन उसका पूरा दिमाग गड़बड़ था। उसे वह पसंद नहीं था जो वह अभी महसूस कर रही थी। वह क्यों डर रही थी? उसके अंदर कुछ गलत महसूस हो रहा था। मैं सोच रही थी कि हमें एक दूसरे से मिलना बंद कर देना चाहिए। 40 सेकंड तक खामोशी छाई रही, फिर पेनेलोप को होश आया। उसने अपने गाल पर कुछ गीला महसूस किया और जब उसने उसे पोंछा तो उसे एहसास हुआ कि वे आंसू थे। क्या हो रहा था? वह क्यों रो रही थी? उसका रोना भी ठंडा था। उसके चेहरे का भाव वही रहा, लेकिन आंसू झरने की तरह गिरते रहे। सांता उसकी हरकतों से हैरान और भयभीत था। वह रो रही थी। ये बुरा था। मुझे तुरंत उसके किए पर पछतावा हुआ। वह जो आखिरी काम करना चाहता था वह था उसे चोट पहुंचाना। लेकिन वह खुद से यह पूछने से खुद को नहीं रोक पाया कि वह आखिर क्यों रो रही थी। रानी रो रही थी। अगर कोई ये दृश्य देखने आता तो वे उसे बांधकर जिंदा जला देते। वास्तव में भले ही वह निर्दोष हो, कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। वे पहले उसे मार देते और फिर इस मामले में बाद में सवाल पूछते। किसी ने भी रानी को रोते नहीं देखा था, यहाँ तक कि उसके अपने माता पिता ने भी नहीं। पेनेलोप, कृपया रोना मत, शांत हो जाओ और मुझे अपनी बात पूरी करने दो। मेरा मतलब यह है कि मैं तुम्हारे लिए एक दोस्त से बढ़कर बनना चाहता हूँ। तुरंत उसके आंसू बहना बंद हो गए और उसने सांता को संदेहास्पद तरीके से देखा। वह भ्रमित थी। उसका दिमाग जानकारी को संसाधित नहीं कर पा रहा था। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं ये सिर्फ एक बार ही कहूंगा, तो सुनो, ठीक है? मैं तुमसे बहुत समय से प्यार करता हूँ पेनेलोप। तुम्हें अपना दोस्त बनाए रखने से मुझे सिर्फ दुख और दर्द ही होगा। साथ ही तुम्हारी जिंदगी भी मुश्किल हो जाएगी। तो तुम मुझसे प्यार करते हो? पेनेलोप ने पूछा। किसी अज्ञात कारण से उसकी धड़कनें तेज हो गईं। क्या ये स्पष्ट नहीं है? जब तुम मुझे बुलाती हो, चाहे कोई भी समय हो, मैं हमेशा आता हूँ। तुमने जो भी मांगा मैंने हमेशा किया है। क्या तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि तुम अकेली औरत हो जिसके साथ मैं ऐसा व्यवहार करता हूँ? पेनेलोप, अब तुम्हें समझ में आया। वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गई और जब वह जवाब देने वाली थी तो उसे दूर से अजीब आवाजें आती सुनाई दी। उसने तुरंत अपनी हथेलियां सांता के मुंह पर रखी और उसे नीचे की ओर धकेल दिया। ये आवाजें उसके किसी आदमी की नहीं थी, तो कौन हो सकता है? क्या तुम्हें यकीन है कि वे इसी दिशा में आए थे? मुझे यकीन है। तो फिर हम खोज जारी रखते हैं, शायद हमें उनके घोड़े आसपास दिख जाएं। 7 गुंडे आदमी सांता को खोजने की उम्मीद में परिसर के चारों ओर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उनमें से एक ने सांता और पेनेलोप से थोड़ी दूर छिपे हुए 2 घोड़ों को देखा। बॉस, मैंने उनके घोड़े ढूंढ लिए हैं, उनमें से एक आदमी चिल्लाया। जब वे बातचीत कर रहे थे, सांता और पेनेलोप इन आदमियों की उत्पत्ति के बारे में सोचने लगे। क्या तुम उन्हें जानते हो? पेनेलोप ने फुसफुसाते हुए पूछा। नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि वे एक पुरुष की तलाश कर रहे थे, और चूंकि तुम एक पुरुष हो तो वे निश्चित रूप से तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे यहाँ मुसीबत के लिए आए हैं, सांता ने जवाब दिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सांता ने मुड़कर उसे गर्मजोशी से देखा। हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे।
उसने भरोसा किया, जरूर। किसी कारण से जब उसने उसे पकड़ा तो उसे अंदर से बहुत गर्मी और कोमलता महसूस हुई उसे। उसने निष्कर्ष निकाला कि उसके साथ निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। जब वह घर वापस आएगी तो उसे अपने दादा और माता पिता से अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में पूछना होगा। उम्मीद है वह बीमार नहीं होगी। जैसे जैसे पुरुष घोड़ों के करीब आते गए, वे अपने लक्ष्य को खोजने की उम्मीद में क्षेत्र को स्कैन करते रहे। तुम दोनों इन घोड़ों को यहाँ से दूर ले जाओ ताकि उनके पास हमसे बचने का कोई रास्ता न हो। हाँ मालिक। दोनों पुरुष घोड़ों की ओर मुड़े और उन पर चढ़ने की कोशिश की। ही। घोड़ों ने पुरुषों से बचने की कोशिश की क्योंकि वे उन्हें पहचान नहीं पाए। धमाका धमाका धमाका। जिन पुरुषों ने घोड़ों की सवारी करने की कोशिश की उन्हें घोड़ों ने अचानक लात मार दी। क्या मजाक है। इन घोड़ों का इस्तेमाल उनके मालिकों द्वारा कई सालों से किया जा रहा था और किसी और ने कभी उनकी सवारी नहीं की थी। तो वे अपने मालिकों के अलावा किसी और को कैसे सवारी करने दे सकते थे। तुम्हारे जैसा गंदा जानवर मुझे लात मारने की हिम्मत कैसे कर सकता है। उनमें से एक आदमी गुस्सा हो गया और उसने तुरंत जानवर को मारने की कोशिश में अपना खंजर निकाल लिया। रुको, मेरे घोड़े से दूर हटो। पेनेलोप चिल्लाए। वह उन्हें अपने भरोसेमंद घोड़े को कैसे मारने दे सकती थी। लोगों ने पीछे मुड़कर देखा और पेनेलोप और सांता को अपनी ओर आते देखा। उन्हें तुरंत पता चल गया कि सांता कौन है क्योंकि वे पिछले 3 दिनों से उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन पेनेलोप के लिए सभी को नहीं पता था कि वह वास्तव में कौन है। उन्हें लगा कि वह जानी पहचानी लग रही है, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। अगर उसका वाकई इतना ऊंचा पद था तो वह एक व्यापारी के रूप में यहाँ क्यों थी। भले ही वह एक अमीर व्यक्ति था, लेकिन एक व्यापारी तो व्यापारी ही होता है। मुझे खुशी है कि तुम लोग आखिरकार आ ही गए। इससे मेरा काम और भी जल्दी हो जाएगा। बेंजामिन हैमिल्टन है न? समूह के नेता ने पूछा। हालांकि उसे जवाब पता था। माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि हम पहले कभी नहीं मिले हैं। तो तुम सब मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? सांता ने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। मेरे पास तुम्हारे लिए बस एक आसान सवाल है। अगर तुम मुझे सच सच जवाब दोगे तो मैं और मेरे लड़के वहां तुम्हारी छोटी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं खेलेंगे। पेनेलोप ने यह सुना, वह तुरंत गुस्सा हो गई। लेकिन जब उसने चुपके से सांता पर नजर डाली और देखा कि वह कितना गुस्से में है, तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। और जब उसे याद आया कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड कहा गया था, तो वह इतनी शर्मा गई कि ऐसा लगा जैसे सूरज ने उसे जला दिया हो। हालांकि उसने अभी भी अपने चेहरे पर भावशून्य भाव बनाए रखा था, लेकिन उसका शर्मीलापन अभी भी बहुत आकर्षक था। सांता ने उसकी ओर देखा और पूरी तरह से भ्रमित हो गया। क्या वह इतनी गुस्से में थी कि उसने गुस्से में अपना चेहरा जला लिया था? क्या तुम ठीक हो? मेरा मतलब है, तुम्हारा चेहरा इतना लाल है। अगर तुम बीमार हो तो तुम बाहर क्यों आए? ब्ला ब्ला ब्ला। सांता अपने सामने खड़े लोगों को पूरी तरह भूल गया था। पेनेलोप ने उस परेशान करने वाले आदमी को देखा और मुस्कुराए। सच में एक मूर्ख, इस समय में भी। लेकिन वह इस बेवकूफ को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। अंडरस्को। बातचीत से बाहर रह गए 7 आदमी बेशर्म जोड़े को देखते ही और गुस्सा हो गए। क्या तुम दोनों हम पर नजर रख रहे हो? एक आदमी ने गुस्से से पूछा। ओह, तुम अभी भी यहाँ हो? हमारे शिष्टाचार को माफ करो, तुम क्या कह रहे थे? नेता ने घृणित जोड़े को देखा और उन पर और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। बेटा, मैं इसे जल्दी खत्म कर देता हूँ। रानी विनी कहाँ है? सवाल सुनते ही सांता की आंखें चमक उठीं। सच में, वह बूढ़ी डायन रानी आइवी अब और शांत नहीं बैठ सकती थी। ऐसा लग रहा था कि उसने इन लोगों को बेरी और उसके परिवार को मारने के लिए यहाँ भेजा था। माफ करें, आपने जो नाम बताया है वह याद नहीं आ रहा है। सांता ने जवाब दिया। याद नहीं आ रहा है? आपके जहाज को उनके गायब होने के लगभग उसी समय देखा गया था। साथ ही हमारे पास चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने कहा कि उन्होंने आपको उस जहाज पर व्यक्तिगत रूप से देखा था। नेता ने कहा। नेता इसे समझ नहीं पाया। वे पहले से ही 1.5 महीने से कैरोना में थे और वे इस पूरे समय रानी विनी या उसके किसी भी बच्चे को नहीं देख पाए थे। ये जादू जैसा था। उन्हें जो रिपोर्ट मिली थी उसके अनुसार वे सांता के साथ कैरोना के लिए रवाना हुए। लोगों ने यह भी कहा था कि उन्होंने कुछ समय बाद कैरोना में बिल्कुल वैसा ही जहाज उतरते देखा था। तो क्या ये जादू था? वे सब कहाँ गायब हो गए? माफ करें, लेकिन सच में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। सांता ने जम्हाई लेते हुए कहा। ऐसा लगता है कि आप उनके लिए मरने को तैयार हैं, है न? कोई बात नहीं, हम इसे आपके तरीके से करेंगे। पुरुष, लड़की के साथ खेलें जबकि मैं इस कृतघ्न को बांधता हूँ। क्या आप रुक सकते हैं? पेनेलोप ने पूछा। मैं कोशिश करूंगा, सांता ने जवाब दिया। अपना सर्वश्रेष्ठ करो और मेरे सामने मत मरो। सांता ने पेनेलोप की ओर देखा और उन्होंने तुरंत एक दूसरे को सिर हिलाया। तुरंत सांता नेता के पास गया और अपनी तलवार निकाली। चिपको 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 चिपको। उनकी तलवारें कई बार टकराईं। चिपको। सांता को पीछे की ओर झुकना पड़ा क्योंकि उसके दुश्मनों के हमले भयंकर और शक्तिशाली थे। उसकी तुलना में उसका दुश्मन बड़ा और लंबा था और यह स्पष्ट था कि उस आदमी में ज्यादा ताकत भी थी। इस बिंदु पर उसे पछतावा हुआ कि उसने गंभीरता से क्यों नहीं सोचा। वह लड़ाकू से ज्यादा विचारक था।
हाँ, नेता ने अपनी तलवार को पूरी ताकत से बगल की ओर घुमाते हुए चिल्लाया। नेता सांता की बांह पर निशाना साध रहा था। चिपको। सांता ने हमले को रोका, लेकिन इस बार हमले की ताकत ने उसे नीचे धकेल दिया। वह तुरंत लुढ़क गया, क्योंकि नेता ने कई बार उसके लुढ़कते शरीर को छेदने की कोशिश की। अगर उसने जल्दी से कुछ नहीं सोचा तो उसे यकीन था कि वह पूरी तरह से नुकसान में होगा। उसने फर्श की ओर देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। आह, मेरी आंखें, तुम कमीने! बेंजामिन ने नेता की आंख में धूल झोंक दी थी। स्थिति का फायदा उठाते हुए उसने तुरंत नेता के घुटनों पर अपनी तलवार घुमाई। साले, मैं तुम्हें मार डालूंगा! नेता पागलों की तरह अपनी तलवार घुमाने लगा। वह ठीक से देख नहीं पा रहा था और उसका बायां पैर साफ साफ कट गया था। वह और क्या कर सकता था? फ्विप! नेता के वार हर जगह फैल रहे थे। सांता ने सावधानी से उन्हें चकमा दिया और तेजी से नेता का सिर काट दिया। वह पेनेलोप की मदद करने की उम्मीद में पीछे मुड़ा, लेकिन उसके सामने का दृश्य देखकर दंग रह गया। उसने अभी अभी बाकी 6 लोगों से निपटना समाप्त किया था। उसने आखिरी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बेहोश छोड़ दिया था। बेजी, मुझे लगा कि तुमने कहा था कि तुम्हारे कौशल में बहुत सुधार हुआ है। तुमने सिर्फ एक व्यक्ति से निपटने में इतना समय क्यों लगाया? अरे, यह मेरी गलती नहीं थी। क्या तुमने उसका आकार देखा है? मैं सिर्फ बहाने और बहाने ही सुन रहा हूँ। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो क्या तुम्हें पता नहीं है कि वे तुम पर हमला कर देते? पेनेलोप ने ठंडे लहजे में पूछा। वह नाराज कैसे नहीं हो सकती थी? लेकिन मैं ठीक हूं ना? वास्तव में तुम ठीक हो, लेकिन अगली बार क्या होगा? कल सुबह मैं तुम्हें शाही प्रशिक्षण मैदान में देखना चाहता हूं। ऐसा लगता है कि मैं पिछले कई सालों से तुम्हारे प्रति बहुत नर्म रहा हूं। किसी कारण से जब उसने उसे सुना तो उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। जैसे ही उसने फर्श पर बेहोश पड़े आदमी को देखा, वह तुरंत अपने अगले कदम के बारे में सोचने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसे जल्द से जल्द बेमार्ट के पास जाना होगा। आप सभी को सुनने के लिए धन्यवाद।